नमस्कार, मैं मुकेश पंडित। इस समय सुप्रीम कोर्ट ने एक कहते हैं कि गंवार भाषा में जो कहते हैं एक डंडा चलाना, जो एक कहावत भी है कि सीधी उंगली से घी ना निकले, उंगली टेढ़ी करनी पड़ती है। वही हिसाब कुछ इलेक्ट्रो बॉन्ड जो चंदा चोरी को लेकर सुप्रीम कोर्ट ने एसबीआई के साथ में किया है। तत्व को जानने के लिए हमारे साथ में सुप्रीम कोर्ट के जाने माने अधिवक्ता नरेंद्र मिश्रा जी मौजूद हैं। आइए जानते हैं मिश्रा जी से कि क्या है ये चंदा चोरी, क्या एसबीआई क्या सरकार को छुपा रहा है या सरकार की चोरी को छुपा रहा है? क्या ये कि जो चंदा जो चोरी है, क्या इसको चंदा चोर या चौकीदार के जो मायने हैं, और एक था कि मैं भी मोदी पर का परिवार, क्या ये सभी आगे चल के एक हैशटैग में शामिल होगा कि मैं भी मोदी का परिवार, चंदा चोर परिवार? आइए जानते हैं। नमस्कार सर। थैंक यू, आपको शुक्रिया। आपको सर, देश की जनता को मैं आपके साथ में नमस्ते करता हूँ। सर आप ये बताएं कि जो एक इलेक्ट्रो बॉन्ड जो है एसबीआई जो हर बार आंकड़े को अधूरे अधूरे करके दिखा रहा है, पूरे आंकड़े एक बार में नहीं दे रहा है, ना ही कोई जानकारी अच्छे से दे रहा है, क्या है सर ये? जितना ही स्टेट बैंक ऑफ इंडिया और इलेक्शन कमीशन इसके साथ में पार्टीज़ को, साथ में सुप्रीम कोर्ट के न्यायालय को जितनी तरीके से वो घुमा रहा है, वो खुद फंसता जा रहा है। स्टेट बैंक ऑफ इंडिया सामान्य तरीके से यदि ये पहले ये सारी चीज़ों को कर देता तो शायद आज ये दिन न आते। इसी के साथ में मैं यह भी कहना चाहता हूँ कि इनकम्प्लीट डेटा देने को लेकर के सुप्रीम कोर्ट ने कंप्लीट आज तरीके से डायरेक्शंस दिया है कि व्यक्ति का नाम क्लियर होना चाहिए, इसके साथ में कौन किसको कितना फंडिंग किया वो क्लियर होना चाहिए, किस पार्टी को कौन दिया है यह भी क्लियर होना चाहिए, और उसके बायर और बारोवर्स के जो अपने आप के बैंक अकाउंट्स हैं वो भी क्लियर होने चाहिए। चारी चीज़ों को क्लियर करने का डायरेक्शन है। इसके साथ में पांचवी चीज़, इनका पेज नंबर्स वगैरह कौन किसको डेटा दिया है यह भी मैच करके ही आपको देना है। यानी एक्स ने यदि वाई को दिया तो एक्स का मिलान वाई से होना चाहिए। आप एक तरफा करके नहीं देंगे या यह पब्लिक के डोमेन में नहीं छोड़ देंगे कि अब आप ये 900 की पीडीएफ जो फाइल आपने वॉल्यूम भेजा है इसमें सारी भारत देश की जनता लगे और ढूंढे। ये भारत देश की जनता का काम नहीं है, यह स्टेट बैंक ऑफ इंडिया ही करेगी, इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया को भी देगी, और साथ में जो पिटिशनर काउंसिल है यानी पिटीशन जिसकी है उसको भी प्रोवाइड करेगी। सर जैसे कि ये एसबीआई है जो कि सबसे ज़्यादा ग्राहक एसबीआई के हैं, क्या एसबीआई एक स्विट्जरलैंड जो बैंक की तरह क्या ये कुछ काम कर रहा है, क्या बचाना चाहता है, किसको बचाना चाहता है? देखिए, स्विस बैंक की तरह काम करने की कोशिश तो कर रहा है, ये आपने बिल्कुल ही ठीक कहा है। तो मैं आपके माध्यम से यही बोलना चाहता हूँ कि जिस तरह से ये कोशिश करता है पर ये कोशिश काम नहीं होगी। स्विस बैंक कैसे वहाँ पर सर्वाइव कर रहा है ये तो मैं नहीं जानता, पर भारत देश की सीमा रेखा में स्टेट बैंक ऑफ इंडिया रहता है और पूरे भारत देश के प्रत्येक नागरिक अवॉर्ड है। साथ में यहाँ पर सुप्रीम कोर्ट है, सुप्रीम कोर्ट यहाँ पर काफ़ी पावरफुल है, और ये डेटा देना स्टेट बैंक ऑफ इंडिया के 1935 और इसके साथ में 56 का जो एक्ट है उसके अकॉर्डिंगली है, जिसमें इसका रजिस्ट्रेशन ही इसके लिए किया गया है कि भारत देश की टेरिटरीज और जुडिक्शन में जितने भी निर्णय आपके डेटास के होंगे वो सारा आपकी देने की जवाबदेही और जिम्मेदारी है। यदि कोर्ट का ऑर्डर आता है तो कोर्ट के ऑर्डर के अंदर में सारी चीज़ें होंगी। भारत देश की सीमा में जितने भी बैंक होंगे उनका रजिस्ट्रेशन सुप्रीम कोर्ट के गाइडलाइन के अकॉर्डिंगली किया जाता है, और किसी भी छोटे कोर्ट हों या बड़े कोर्ट हों, यह तो एपेक्स कोर्ट ऑफ इंडिया है, छोटे कोर्टों में भी यदि उसने भी नोटिस कर दिया तो उससे संबंधित सारी डिटेल्स उस कोर्ट को उस बैंक के द्वारा प्रोवाइड करनी आवश्यक और मैंडेटरी हो जाती है, जो कि यहाँ पर भी पूरे भारत देश की डेटा को लेकर के किया गया एक बहुत बड़ा निर्णय था, जिसको स्टेट बैंक ऑफ इंडिया ने रुक रुक के करना चाहता है, पर पिटिशनर उनको रुक रुक करके ही सही पर सारा का सारा डेटा निकलवा के ही छोड़ेंगे। सर जो स्टेट बैंक बार बार का जो काम जो कर रहा है अपना, हर बार गति धीमी करके रुक के जो काम कर रहा है, क्या ये किसको बचाना चाहता है, क्या है इसके पीछे? इसमें जो बड़े लोग हैं, जो कॉरपोरेट घराने हैं, और इसके साथ में जो इनकम्प्लीट डेटा देता है वो भी यह साबित करता है कि उन लोगों को बचाने की कोशिश कर रहे हैं। जो कॉरपोरेट बड़े घराने हैं उनका अभी डिस्क्लोज अभी नहीं हो पाया है, लगभग या हुआ भी होगा तो न के बराबर हुआ है, तो वह सारी चीज़ों को बचाने की कोशिश साथ में करंट रूलिंग पार्टी को बचाने की ज़रूरत कर रहा है, जो कि नहीं हो सकता है। सुप्रीम कोर्ट उसमें पूरी तरीके से उनके मॉनिटरिंग में सारी चीज़ें हो रही हैं काम, तो ये सारी चीज़ें हो रही हैं और इसमें करना ही पड़ेगा इनको। सर क्या ईडी सीबीआई के डर से ये जो छोटी छोटी आईटी जो सेल कंपनियां हैं, क्या इनके दबाव में क्या ये खेल चल रहा है? नहीं, सीबीआई, ईडी और इनकम टैक्स को भी इन सब चीज़ों के घेरे पर हैं। उन्होंने भी इलेक्टोरल बॉन्ड किसी स्पेसिफिक पार्टी को
दिलाने का काम किया है। किसी व्यक्ति को एक्यूज्ड बनाया या ऐसे ही नॉर्मल उसका नाम नोटिस में ले लिया, उसको डिटेन कर लिया, या इस तरह से बहुत सारे केसेस को फाइल किया जो इनकम्प्लीट थी या आधी अधूरी थी, या उनका सिर्फ नाम जोड़ दिया ऐसे ही, और उनका नाम जोड़ करके डरा करके थ्रेट करके हरास करके उन व्यक्तियों के द्वारा कोशिश किया कि संबंधित पार्टी इसको वो चंदा दे दे। फिर उसके बाद ईडी और सीबीआई का जो काम है वह अपने आप से दूर हो जाता है, और वह कुछ ऐसा ही मान लीजिए कि ईडी सीबीआई को भी पता चल जाता है कि अब इसने चंदा पहुंचा दिया है, अब इसको बाहर कर दिया जाना चाहिए। तो यह भी इनके कटघरे में आएंगी, और अब अगला पूरा डेटा पूरा आ जाने दीजिए पूरे देश का, उसके बाद हम सारे काम करेंगे इस पर। सर जैसे कि ये चीज़ें सामने आ रही हैं कि जो खड़गे जी हैं, जो कांग्रेस के राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं, वो ये आरोप लगा रहे हैं सरकार पर कि जो उनके जो खाते हैं उनको सीज कराया, बंद कराया जा रहा है, और बीजेपी के खाते लगातार चालू। क्या साजिश है? देखिए, ये तो पूरी तरीके से इनकम टैक्स के द्वारा किया जाने वाला एक बहुत बड़े लेवल पर इलीगल से एक एक्टिविटी है, जिसके आधार पर यह साबित होता है कि जो करंट में लोकसभा के चुनाव होने वाले हैं, भारत देश में बहुत सारी विपक्षी पार्टियां हैं, उनको स्वतंत्रता के आधार पर चुनाव नहीं लड़ने दिया जा रहा है। यह इनकम टैक्स का एक तरफा लिया जाने वाला एक निर्णय है, जिसकी हम लोग सुप्रीम कोर्ट में या हाई कोर्ट में भी इन सारी चीज़ों को काफ़ी बड़े लेवल पर इसका स्टेप्स लेंगे, और इस पे हम कोर्ट में केस फाइल करेंगे। सर जैसे कि जो चीज़ें सामने निकल के जो आ रही हैं, इसमें जैसे कि जो छोटी छोटी जो कंपनी है, क्या इसमें जो लोग हैं इसके जो आरोपी बन सकते हैं आगे चल के, जिनने जो काम किया है, जो घोटाला जो किया है, क्या वो लोग देश से बाहर जा सकते हैं जैसे कि और पहले जा चुके हैं? मैंने कई मीडिया चैनलों के माध्यम से भी बोला कि हम लोग अगली एक कुछ प्रेयर्स करने वाले हैं कोर्ट से कि 4 चीज़ें खासकर, जो लोग देश के बाहर से इलेक्टोरल बॉन्ड दिए हैं वो कौन लोग थे, क्या वो भारत देश के नागरिक हैं या एनआरआई हैं। कुछ ऐसी भी डिटेल्स आई हैं जो पाकिस्तान, कराची वगैरह जैसे शहरों से भी कई बार पेमेंट आई है, तो उसका भी डिस्क्लोजमेंट होना चाहिए। इसके साथ में वो कौन है यह भी क्लियर होना चाहिए। अभी यदि कोई भारत देश की दूसरी पार्टी यदि अभी तक किसी पाकिस्तान से आया हुआ चंदा ली होती, तो अब तक में उसके बड़े ऊपर आतंकवादी होने का नारा, विदेशी फंडिंग लेने का नारा, और उसमें जैसे कनाडा हो गया या किसी भी देश से ये वाला नारा, ऐसे सब कुछ अभी रूलिंग पार्टी और रूलिंग पार्टी की सोशल मीडिया चला दी होती, पर उन्हीं के ऊपर लगाया जाने वाला बहुत बड़ा एलिगेशन है, इसलिए वो सारे लोग इस चीज़ों को डिस्क्लोज नहीं कर रहे हैं, मीडिया में चलाना नहीं चाहते हैं। और देश में हज़ारों करोड़ का जो स्कैम है उसको न चला करके 2 रुपये डीजल सस्ता हुआ और 1 रुपये पेट्रोल या 2 रुपये पेट्रोल 2 रुपये डीजल, उसी की खबर चला रहे हैं। तो इससे साबित होता है कि भारत देश की न्यूज़ चैनल्स, जो फ्रंट मीडिया अपने आप को कहती है, वो 2 रुपये के दायरे वाली है कि हज़ारों करोड़ के रुपए की दायरे वाली है। यह पूरे भारत देश की जनता को समझने की अब ज़रूरत आ गई है। इसी के साथ में जो भारत देश के फ्रंट मीडिया अपने आप को कहती है, वह यह भी दिखाना चाह रही है कि जिन बड़े घरानों के इलेक्टोरल बॉन्ड के फंडिंग हैं और वो इनकम्प्लीट डेटास हैं, जिसको अभी स्टेट बैंक ने डिस्क्लोज नहीं किया है, उनको बचाने की वो भरसक कोशिश कर रही है, इसलिए भी वह न्यूज़ों को, खबरों को नहीं चलाना चाहती है। सर जैसे कि अभी जो आपने चंदे में जो बात की गई है, पाकिस्तान की और कनाडा की जो बात की है, जैसे कि पंजाब से जो किसानों ने जो आंदोलन चला रखा है, उनकी जो फंडिंग कुछ कनाडा से होती है, क्योंकि वो लोग तो कनाडा में रहते हैं, तो उनको तो खालिस्तानी बताते हैं कि इनको बाहर से फंडिंग हो रही है। क्या जब सरकार को कनाडा या पाकिस्तान से फंडिंग हो रही है, तो इस पर कोई क्या चल रहा है? इसमें सोशल मीडिया बताएगी इनको क्या बोलना है। अब सर कोर्ट में क्या है सर इसका? इसमें कोर्ट में अभी हम लोगों ने बात नहीं किया है, अभी पूरा डिटेल्स को सबमिट करने का, मिलाने का, इन्हीं सारी चीज़ों को लेकर के अभी बात किया है, बाकी आगे की कोई भी बात अभी नहीं हुई है। तो सर अगली तारीख कब है सर? के 18 तारीख को केस लग गया है, सुप्रीम कोर्ट ने आज फिर से नोटिस किया है, और उसने उनके साथ में यह भी बोला है कि आप सारी डिटेल्स को मैच करके हमें 17 तारीख के पहले इसको प्रोवाइड करिए, और ये 18 तारीख को मैटर फिर से कोर्ट में लिस्टेड हो गया है। सर जैसे आपने कहा कि कोर्ट में रजिस्टर हो गया, 18 तारीख लग गई, उससे पहले तो ये आचार संहिता लगा देंगे, उसमें क्या होगा? आचार संहिता से हमारा कोई लेना देना नहीं है, ये आचार संहिता से कोई मतलब नहीं है, सिर्फ और सिर्फ ये मतलब एक चीज़ को लेकर के है कि कोर्ट की प्रोसीडिंग अलग होती है, और इलेक्शन कमीशन का अपना काम चुनाव कंडक्ट कराना है, वो चुनाव अपना कंडक्ट कराए, उससे हमारा उससे कोई मतलब नहीं है, ना उससे हमें कोई दिक्कत है। मैं मुकेश पंडित, आप देख रहे थे कि इलेक्ट्रो बॉन्ड को लेकर किस तरीके से चंदा पाकिस्तान या कनाडा से जो आ रहा है, उन सब को लेकर कोर्ट में सुनवाई हो रही है, और ये देखना है कि 18 तारीख को क्या स्टेट बैंक क्या अपनी बात रखेगा
और कोर्ट का क्या आगे कदम रहेगा, क्या निर्णय आने वाला है, 18 तारीख को देखना बाकी है। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।